नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 18वीं लोकसभा का चुनाव समाप्त हो गया है और सरकार भी अब बन चुकी है। इस पूरे चुनाव के अगर दौरान की आप बात करेंगे, जब रैली वगैरह चल रहा था, प्रक्रियाएं चल रही थी, 7 चरण में चुनाव होना था, तो एक जो मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा वह था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव कराए जाने के संदर्भ में चुनाव आयोग का मुद्दा। तो ईवीएम कहीं न कहीं चर्चा में रहा था। लेकिन यह कहा गया कि रिजल्ट जब आया और रिजल्ट में हम सबों ने देखा, यानी कि 4 जून को जब मतगणना हुई और ईवीएम में जो वोट पड़े थे, ईवीएम ने हम सबको बताया कि देखिए इस बार जो है किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला है। यानी कि 272 का जो जादुई आंकड़ा है, लोकसभा के चुनाव में किसी भी एक दल को नहीं मिला। भाजपा सबसे बड़ी दल 240 सीट ला करके बनी, लेकिन उसे भी अपने बाकी जो एनडीए के घटक दल हैं उसके साथ गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। वहीं अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी 99 सीट पर सिमटती हुई नजर आई। हालांकि अच्छा प्रदर्शन पिछले बार के मुकाबले यदि 17वीं लोकसभा की तुलना में करें तो उसका मुकाबला परफॉर्मेंस जो है कांग्रेस का काफी अच्छा रहा। यानी कि कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो इंडिया ब्लॉक या फिर एनडीए दोनों ही गठबंधन से दूर रहा, लेकिन दोनों ने अच्छे खासे सीट हासिल किए। अब इस सब में क्या हुआ कि ईवीएम बेचारा बच गया। जैसे कहते हैं ना, मोकेम्बो खुश हुआ, तो इस बार के चुनाव में ईवीएम कह रहा था, ईवीएम खुश हुआ क्योंकि रिजल्ट आने के बाद किसी ने भी ईवीएम पर प्रश्न नहीं उठाया था। इसलिए हमने भी इस टॉपिक पर चर्चा नहीं किया। हमने कहा चलो, जब ये मुद्दा चर्चा में नहीं है तो फिर अभी क्या बात करना। लेकिन जरा सोचिए कि ये ईवीएम का जो भूत है वह पीछा नहीं छोड़ रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका तक ये पहुंच चुका है और मामला जो है ईवीएम का अब इंटरनेशनल हो चुका है। ये इंटरनेशनल इशूज हो चुका है। चूंकि दुनिया के सबसे अमीर आदमी और काफी क्रिएटिव माने जाते हैं, टेस्ला के सीईओ भी हैं एलन मस्क साहब, अब उन्होंने ईवीएम के बारे में कुछ ऐसा कह दिया है कि अब जान पड़ता है कि ईवीएम का मुद्दा फिर से बहुत आगे चल पड़ेगा। इसके बाद जो है तमाम लीडर्स इस मुद्दे में, इस डिबेट में इन्वॉल्व होते गए और ये मुद्दा अब केवल भारत का नहीं रहा बल्कि इंटरनेशनल मुद्दा हो चुका है। तो हमने भी सोचा कि जिस तरह से इस बार जो है रिजल्ट आने के बाद इंडिया ब्लॉक भी खुश हो गई और एनडीए भी खुश हो गया, ईवीएम भी खुश हो गया, चुनाव आयोग सब खुश है, यानी कि किसी को भी ईवीएम से समस्या नहीं हुआ। लेकिन जब अब समस्या हुआ तो क्यों ना इस पर चर्चा कर लिया जाए और चर्चा यही किया जाए कि क्या ईवीएम हैक हो सकता है, क्या ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। तो एक जो इशूज है कि क्या बैलेट पेपर से ही इलेक्शन कराना चाहिए, इस पर भी चर्चा कर लेंगे और हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि ईवीएम की शुरुआत भारत में कैसे हुई। आज जो ईवीएम सिलेक्शन पूरे देश में हो रहा है, इसका सफर कैसा रहा है, इन सब बातों पर गौर करेंगे। उससे पहले आपके लिए सूचना है, संस्कृति आईएएस फाउंडेशन बैच जारी कर रही है। फाउंडेशन बैच कहने का तात्पर्य हो गया कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही इसमें शामिल रहेगा। हाइब्रिड कोर्स रहेगा, कहने का मतलब यह कि जो लोग कक्षा में आकर के कक्षा लेंगे उनके लिए तो ठीक बात है, लेकिन जो कक्षा नहीं पहुंच सकते हैं वो घर बैठे भी ये सुविधा ले सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। देखिए, संस्कृति आईएएस के दोनों सेंटर के लिए फाउंडेशन बैच की शुरुआत की गई है। दिल्ली में यानी कि मुखर्जी नगर सेंटर की बात करें तो 28 जून शाम के 6:30 बजे से यह बैच इसकी शुरुआत होने वाली है। वहीं प्रयागराज सेंटर की बात करूं तो 18 जून कहने का तात्पर्य है कि यानी कि आज से ही यह बैच इसकी शुरुआत हो रही है, शाम के 5:30 बजे से। इसके विषय में विस्तृत जानकारी के लिए आपको क्या करना है, 9555124124 यदि दिल्ली बैच में लेना है एडमिशन तो इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। प्रयागराज के लिए 0532407075 ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। आप इस पर कॉन्टैक्ट करके अपना नामांकन करवा सकते हैं विशेष जानकारी लेकर के। अब चलिए जरा हम इशूज को समझने की कोशिश करते हैं। जब भारत जो है आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ना। और इस बार जो अगर चुनाव आयोग की डेटा के हिसाब से मैं बताऊं तो 97 करोड़ जो है वोटर्स भारत में रहे हैं। यानी कि 140 करोड़ की जनसंख्या जिस देश की रही हो, 97 करोड़ जो है मतदाता उस देश के रहे हैं। और इस बार लोगों ने बढ़ चढ़ करके वोटिंग भी किया है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम रहा, गर्मी भी एक वजह उसमें कह सकते हैं। अब इसके बाद जब एलन मस्क साहब क्या कहते हैं, देखिए होता क्या है
कि एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए ये कुछ जानकारी साझा करते हैं। इन्होंने एक ट्वीट कर दिया और ट्वीट किया है, देखिए अमेरिका में भी जो चुनाव होने वाला है प्रेसिडेंट का, उसमें भी ईवीएम का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। जैसे कि भारत में जो चुनाव हुआ है प्रधानमंत्री पद के लिए, ठीक ऐसा ही अमेरिका में भी ईवीएम का भूत जो है पीछा नहीं छोड़ रहा है। चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे वहां पर विपक्ष हो, चाहे वहां के बिजनेसमैन हो, चाहे वहां पर जो रिसर्च डेवलपमेंट के लिए काम करने वाले लोग हों, सभी ईवीएम को लेकर के चिंतित हैं। इसी बात को लेकर के एलन मस्क साहब ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में क्या कहा, इस बात पर गौर करते हैं। We should eliminate electronic voting machines. The risk of being hacked by humans or AI while small is still too high. इनका कहने का तात्पर्य है कि हम सबों को क्या करना चाहिए कि ईवीएम मशीन्स का प्रयोग बंद करना चाहिए। इसके माध्यम से वोटिंग नहीं करानी चाहिए, बैलेट पेपर से अब वोटिंग करानी चाहिए। क्यों इनका कहना ये तर्क है? इन्होंने तर्क दिया क्योंकि इसे हैक किया जा सकता है। हालांकि एक बात इन्होंने स्पष्ट तौर पर खुद ही लिखा है कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि हैक किया जा सकता है, लेकिन हाँ संभावना जरूर है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है और ये किसी के माध्यम से हो सकता है, कोई इंसान भी ऐसा कर सकता है या फिर एआई के जरिए हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हो सकता है। आजकल एआई के जरिए क्या क्या हो रहा है यह हमसे आपसे छुपा हुआ नहीं है, तो तकनीक का दुरुपयोग किया जा सकता है। और इस केस में तकनीक जो है मानव के लिए, हमारे पूरी जो चुनाव प्रक्रिया है उसके लिए वरदान नहीं अभिशाप साबित हो जाएगा। इनके बातों का यही मसला जुड़ा हुआ है। हालांकि एक बात समझिए, इसको लेकर के भारत में फिर बहुत बड़ा डिबेट शुरू हो गया। और एक बात यह है जरूर कि इन्होंने जो ट्वीट किया है, अपनी बातें जो कही है, इसको पुख्त करने के लिए सबूत नहीं दिया है, यानी कि जस्टिफाई करने के लिए इनके पास कोई सबूत नहीं है, बस ये बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। और ये बात जो है यूएसए प्रेसिडेंट पद के जो उम्मीदवार होने वाले हैं, एक रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, उनका एक ट्वीट था। उस ट्वीट के जवाब में, चूंकि उन्होंने भी ये कहा था कि ईवीएम के प्रयोग से देखा जा सकता है कि चुनाव में प्रभावित किया जा सकता है, तो उसी संदर्भ से जोड़ते हुए एलन मस्क ने भी ये ट्वीट किया था। जैसे ही इन्होंने ये ट्वीट किया, उसके बाद बीजेपी के लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर इस मुद्दे पर टूट पड़े और इन्होंने इसके ट्वीट को रिप्लाई करते हुए यह लिखा कि एलन मस्क साहब को भारत आकर के चीजें सीखनी चाहिए और इस हिसाब से तो कोई भी डिजिटल हार्डवेयर जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित होगा ही नहीं, उसे हैक किया जा सकता है, फिर इस तरह से कैसे काम चलेगा, ये सारी चीजें इन्होंने बताया। उसके बाद जो है एलन मस्क दोबारा उन्हें रिप्लाई करते हैं और रिप्लाई करते हुए कहते हैं एनीथिंग कैन बी हैक्ड। उसके बाद फिर से रिप्लाई दिया जाता है चंद्रशेखर जी के द्वारा और देखिए कैसे मुद्दा बन रहा है, माहौल तैयार हो रहा है डिबेट का। और चंद्रशेखर जी फिर रिप्लाई करते हैं कि हाँ आप जो कह रहे हैं वो सही है, मैं मानता हूं कि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इतनी सुरक्षित चीजें हैं, इस तरह से इस पर काम किया गया है कि लगभग ऐसा करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। ये सब चीजें चल ही रहा था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के आप जानते हैं सीनियर लीडर राहुल गांधी इस डिबेट में कूद पड़े। ये पहले से भी ईवीएम को लेकर के प्रश्न खड़ा करते रहे। इनका कहना था, इन्होंने ईवीएम को लेकर के एक शब्द इस्तेमाल किया और वह शब्द कहा ब्लैक बॉक्स, ठीक है। और इन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग जैसी संस्था जो है वह पारदर्शी नहीं है, उससे कोई चीज आप पूछो तो वह विपक्ष को सही से नहीं बताती है, तो जब संस्थाएं पारदर्शी नहीं हो, उस पर भरोसा नहीं रह जाता है और ब्लैक बॉक्स भी उसके पास हो, यानी कि ईवीएम जैसी चीजें हो, तब जाकर के निश्चित तौर पर संदेह उत्पन्न हो जाता है। और महाराष्ट्र में जो कुछ घटनाक्रम हुआ है, चूंकि ऐसा पाया गया कि महाराष्ट्र में एक व्यक्ति जो है वह फोन लेकर के अंदर चले गए थे और उनका फोन जो है ईवीएम मशीन से कनेक्ट था। अब इस पर जांच का विषय है, अब जांच होगा, इस पर बातें चल रही है कब क्या किया जाएगा। कुछ लोगों को इसको लेकर के गिरफ्तार भी किया गया है। आगे जैसे जो चीजें होगा हम आप तक पहुंचाएंगे ही। कुल मिलाकर के ये मुद्दा जो है अब निश्चित तौर पर बड़ा एक इशूज हो चुका है, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुका है। इस वर्ष अप्रैल में ईवीएम का जो मुद्दा था ये सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस थमा दिया था चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने जवाब दिया था, सुप्रीम कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं नजर आई, फिर दलील और जो मामला था ये याचिका उसको खारिज कर दिया गया और इलेक्शन जो है इस बार ईवीएम से हो गया। सभी दल ईवीएम से इलेक्शन से इस बार खुश भी रहे, कोई सवाल उठाता हुआ नजर नहीं आया। अब ईवीएम पर चुनाव आयोग का क्या मत रहा है, जरा इसको समझने की हम पूरी तरह से कोशिश कर लेते हैं, फिर देखते हैं। इस बीच में एक चीज बता दूं, जो महाराष्ट्र वाला मामला था उसमें से एक कैंडिडेट जो रहते हैं एनडीए के, वह केवल 48 वोट से जीतते हैं।
एनडीए के कैंडिडेट केवल 48 वोट से जीतते हैं। इसको लेकर के इंडिया ब्लॉक और राहुल गांधी का ये कहना है कि यहाँ इतने कम मार्जिन से ये जीत रहे हैं, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ यहाँ पर मशीन के साथ छेड़खानी किया गया है। क्योंकि यहाँ पर ये उम्मीद था, इन लोग का कहना है, उम्मीद जताया जा रहा था कि इंडिया ब्लॉक के जो लीडर हैं वो जीतने वाले थे, लेकिन कुछ न कुछ यहाँ पर परेशानी करके और कम मार्जिन से भी उन्हें हरा दिया गया। ये बातें यहाँ पर कही गई। ठीक है, अब चुनाव आयोग का दलील समझते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम एक स्वतंत्र प्रणाली है और इसे अनलॉक करने हेतु किसी प्रकार के ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। मोबाइल फोन जो कनेक्ट करने की बात की गई तो ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड जो होता है उसकी बात की गई। इन्होंने कहा कि चूंकि यहाँ पर ये इंटरनेट वगैरह से जुड़ा हुआ प्रणाली है ही नहीं, ये स्वतंत्र प्रणाली है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है एक हैक करने का सिस्टम नहीं आएगा। दूसरा, ओटीपी वगैरह की कोई आवश्यकता इसके लिए है नहीं, इसीलिए यह मामला जो है निराधार है। इसमें वायरलेस से संचार स्थापित नहीं किया जा सकता है। मैं अभी बताऊंगा कि ईवीएम का पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो वायरलेस नहीं है। वायरलेस कहने का मतलब क्या है? मेरे पास जैसे ये मोबाइल है और वाईफाई लगा हुआ है, लेकिन अब देखिए वाईफाई के राउटर से लेकर के मेरे मोबाइल तक कोई वायर तो नहीं लगा है, कोई तार तो नहीं लगा है ना। मैंने क्या किया, वहां से जो है पासवर्ड लिया और वाईफाई से इसे कनेक्ट कर लिया। ये क्या हो गया? वायरलेस, और मैं इंटरनेट का यूज कर रहा हूँ, तो ये वायरलेस व्यवस्था हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इनका कहना है कि लेकिन इस तरह की कोई चीजें ईवीएम के साथ नहीं है, यानी कि ईवीएम के जो यूनिट होते हैं वो वायर से जुड़े रहते हैं, वायरलेस नहीं होता है। अब इस पर हम चर्चा कर लेंगे। तो ये कहना है कि चूंकि वायरलेस जैसी चीजें यहाँ पर नहीं है, ये मशीनें किसी इंटरनेट नेटवर्क से भी जुड़ी नहीं होती है। अब जो चीज इंटरनेट से जुड़ा होगा उसे हैक किया जा सकता है, जैसे मेरे मोबाइल को हैक किया जा सकता है, वैसे मैं पासवर्ड वगैरह सही से लगा के रखता हूँ, तो संभावना कम है, हाँ, लेकिन हैक तो किया ही जा सकता है। ठीक है, चूंकि इंटरनेट से जो भी चीज जुड़ा हुआ है तो खतरा तो बना हुआ है। इंसान के द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है या फिर एआई के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। लेकिन चूंकि ईवीएम का इंटरनेट के लिए कोई उपयोग नहीं है, दोनों में कोई तारतम्य नहीं, संबंध नहीं है, ये बातें कहा गया चुनाव आयोग के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान भी लिया। अब जरा समझते हैं कि ईवीएम मशीन काम कैसे करती है। ठीक है, चलिए मैं 2-3 चीजें पहले समझाता हूं। देखिए, एक तो आप ये देख रहे हैं यहां पर, इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ये हो गया। ठीक है, और ये हो गया ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऐसे ही एक और मशीन होता है, ठीक है, जिसमें यहाँ ग्लास ऐसे लगे रहते हैं और यहाँ से पर्ची निकलता है एक। ठीक है, इसको बोलते हैं वीवीपैट। अब समझिए, ये सब जो है वायर से, ये तो देखिए वायर से ऐसे जुड़ा हुआ भी है। अब यही बात कहा जा रहा है कि यहाँ पर 3 तरह की ये डिवाइस होंगे, है ना, 1 डिवाइस, 2 डिवाइस और 3 डिवाइस। ये 3 डिवाइस होगा। एक डिवाइस हो गया कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो होता है, जैसे वहां जो अधिकारी होगा, चुनाव अधिकारी, उसके अंतर्गत ये होगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो है वायर से जुड़ा होता है। ठीक है, यहां से ये ऑर्डर देगा तो आप यहां पर वोटिंग डाल सकते हैं। यहां पर कैंडिडेट का सबका नाम लिखा रहता है, चुनाव चिन्ह दिया रहता है, और यहां पर नीला बटन जो आप प्रेस करेंगे तो यहां पर जिस कैंडिडेट को आपने मत दिया है उसके सामने लाइट जलने लग जाएगा। आप समझ सकते हैं कि उस कैंडिडेट को दिए। बाद में कहा गया कि ईवीएम मशीन पर हम डालते हैं किसी दूसरे पार्टी को और वोट चला जाता है बीजेपी को, ऐसा आरोप कई बार लगता रहा। उसके बाद जो है वीवीपैट की व्यवस्था की गई। वीवीपैट क्या होता है? एक ऐसा मशीन होता है कि जब मान लीजिए आपने किसी भी कैंडिडेट को वोट डाला है तो उस मशीन से एक पर्ची आएगा, और ये पर्ची जो है यहाँ पर एक ग्लास का लगा रहता है। ठीक है, ये पारदर्शी होता है, आप उस पर्ची को निकाल नहीं सकते हैं, देख सकते हैं। उस पर क्या लिखा होता है? आपके कैंडिडेट का नाम होता है और चुनाव चिन्ह भी होता है कि आपने किसको मत दिया है। तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि हाँ, फिर आपके मन में ये दुविधा नहीं होगा कि मैंने एक्स पार्टी को वोट दिया और उसे वाई पार्टी को या वाई कैंडिडेट को चला गया। आप देखेंगे कि हाँ, मैंने एक्स को वोट दिया था तो वह एक्स के पास ही वोट गया है, पर्ची में आपको दिख जाएगा। ये जो पर्ची है यहाँ पर वह 7 सेकेंड तक के लिए आपको दिखेगा। ठीक है, ये 7 सेकंड तक के लिए आपको दिखेगा। 7 सेकंड के बाद जो है एक बॉक्स में जाकर के वो गिर जाता है, आप ले नहीं जा सकते। बॉक्स में क्यों गिर जाता है? क्योंकि बाद में यदि किसी तरह की धांधली वगैरह का आरोप लगता है तो उस पर्ची के साथ, क्योंकि जितने मतदान हुए हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो है 1400
मतदान 1400 लोगों ने वोट दिया है तो 1400 पर्ची रहेगा। तो बाद में मिलान करके देखा जा सकता है कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को वोट दिया, ताकि उसे कंफर्म हो जाए। रैंडमली भी मिलान मैचिंग किया जाता है ताकि जो है पता चलता रहे कि किसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं हुआ है। तो ये तीनों चीजें होता है और इसमें जो है ये वायर से कनेक्ट एक दूसरे से रहता है। ये तीनों जाहिर सी बात है, इसमें वाईफाई की कोई आवश्यकता नहीं है, इंटरनेट की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें जो है ये स्वतंत्र एक प्रणाली है। ये मोबाइल फोन से ओटीपी वगैरह इसको ओपन करने के लिए किसी तरह की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कहीं पर अगर आप समझिए कि लाइट नहीं होता है, बिजली नहीं रहती है, तो वहां पर भी ये काम किया जा सकता है। इसीलिए सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में आप देखते होंगे जंगल में भी मतदान कर्मचारी ईवीएम लेकर के जाते हैं, वहां चुनाव कराते हैं, जबकि वहां पर लाइट नहीं रहता है। इसकी वजह क्या है कि इसमें छोटी सी बैटरी लगती है, उसके आधार पर ही ये काम कर लेता है, यानी कि पावर कंजम्पशन जो है बहुत कम करती है ये मशीन। ठीक है, अब जरा यहाँ पर समझ भी लीजिए, जो जो बातें मैंने यहाँ समझाया वही सब चीजें हैं। ईवीएम में 2 यूनिट होता है, यहाँ 2 यूनिट बताया गया है, कंट्रोल यूनिट और ईवीएम वाला, और ये तीसरा अलग से मैंने आपको वीवीपैट वाला बता दिया है। ठीक है, दोनों को 5 मीटर केबल से जोड़ा जाता है। ये जो केबल है इसकी बात किया जा रहा है। कंट्रोल यूनिट जो है पोलिंग ऑफिसर के पास होता है, ये वाला पोलिंग ऑफिसर के पास होगा, और वैलेट यूनिट जो होता है कंपार्टमेंट में रखा जाता है, ये वाला एक बॉक्स में आप देखते हैं कमरे के अंदर ऐसे करके रख दिया जाता है। आप देख नहीं पाएंगे, मतलब बाकी लोग नहीं देख पाएंगे, और आप जाकर के आराम से वोट दे सकते हैं। पोलिंग ऑफिसर के बैलेट बटन दबाने के बाद जो है वोटर अपना वोट डाल सकता है। इसके लिए कैंडिडेट के सिंबल के सामने लगा नीला बटन दबाना होता है, जैसे ये दिख रहा है। आप अपने मन मुताबिक कैंडिडेट के सामने प्रेस करते हैं, जैसा जो लोग वोट किए होंगे उन्होंने प्रैक्टिस भी किया होगा इस चीज का। ईवीएम की वोट कैपेसिटी 3840 है, जबकि एक पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की संख्या 1500 के आसपास होती है, तो कैपेसिटी से ज़्यादा होता है। अगर किसी इलाके में पावर कनेक्शन नहीं है तो वहाँ ईवीएम काम करेगा, चूंकि 6 वोल्ट की सिंपल बैटरी से ये चल जाता है, तो उसमें भी आवश्यकता इसकी नहीं है पावर के। चलिए आगे बढ़ते हैं, ईवीएम का इतिहास समझने की कोशिश करते हैं। लंबे समय से वॉलेट पेपर से भारत में इलेक्शन कराया जा रहा था, लेकिन उसमें धांधली की बहुत बात की जाती थी। अगर आपको याद हो, बैलेट पेपर से जब चुनाव होता था, या याद नहीं होगा, जो पुराने लोग होंगे उन्होंने तो देखा होगा, लेकिन जो नए तबके के लोग होंगे, जेन जी जनरेशन के होंगे, या फिर अगर जेन वाई जनरेशन के होंगे, तो उन्हें शायद ये नहीं पता होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे मसले हुए बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, देश भर के कई इलाकों से सूचना आता था कि ईवीएम वो वॉलेट वाला जो बक्सा होता था वो लेकर के ही लोग भाग जाते थे, उसको लूट लिया करते थे, उसमें स्याही डाल दिया करते थे। तो इस तरह से क्या होता था, पूरी तरह से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश लंबे समय तक की जाती रही और किया भी गया। इसके बाद चुनाव आयोग ने इस बात पर काम करना शुरू किया कि हमें एक तरह से सुरक्षित व्यवस्था चाहिए, जिससे हम देश में स्वतंत्र रूप से और पारदर्शी तरीके से चुनाव करा पाए। तो ईवीएम का कॉन्सेप्ट लाया गया कि एक मशीन हम तैयार करेंगे, और अब जो है थप्पा मार के और पर्ची मोड़ करके बक्से में नहीं गिराएंगे, क्योंकि बक्सा ही लूट के लेके चला जाएगा कोई। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि एक मशीन व्यवस्था करेंगे, और मशीन के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ ना किया जाए, इस बात की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये सब कोशिश किया गया। 1982 में पहली बार ट्रायल हुआ था, लेकिन अगर बात करूं तो 1977 में ट्रांसपेरेंसी के लिए इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म बनाने के लिए काम करना शुरू किया, और ईवीएम की बात वहीं से शुरू हुआ था। 6 अगस्त 1980 को आयोग ने राजनीतिक दलों को ईवीएम दिखाया भी था, यानी कि ये बात जो है 6 अगस्त 1980 का है। सभी राजनीतिक दलों को बुला करके इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम दिखा दिया कि देखिए यही एक जादू का चीज हम बना लिए हैं, और इस पर अब काम किया जाएगा, है ना। और सभी दल जो है पॉजिटिव रिस्पांस जब इस पर देंगे, तब जाकर के ही हम चुनाव करवाएंगे, यानी कि सर्वसम्मति से ये सब चीजें हुआ था। तो सभी राजनीतिक दलों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया कि नहीं, हम इससे खुश हैं, और उस वक्त सबने ऐसे करके देखा था, सारा प्रयोग करके सबने पाया कि इसमें कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। उसके बाद हाईकोर्ट के सामने जो है ये जाकर के इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरह से कह सकते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेशन इसका दिया था ईवीएम का, और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम संतुष्ट हो गए आपके जवाब से, चुनाव आयोग से, अब आप ईवीएम के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो 1982 में केरल पहला ऐसा राज्य रहा था जहां पर ईवीएम से वोटिंग हुआ था, और ये बातें जो है सभी राजनीतिक दल खुद आगे आकर के अपनी आपसी सहमति बना करके ये काम किए थे। तो वहां पर जो असेंबली चुनाव हुआ उसमें हुआ था, विधानसभा के 84 में से 50
पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम का ट्रायल किया गया था, एक तरह से कह सकते हैं प्रयोग करके देखा गया था। 1998 में इलेक्शन कमीशन ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर देश की 16 विधानसभा सीटों पर ईवीएम का इस्तेमाल किया। इसमें 5 मध्य प्रदेश, 5 राजस्थान और 6 दिल्ली की सीटें थी। इलेक्शन से पहले सीपीएम के शिवान पिल्लई ने हाईकोर्ट में ईवीएम के खिलाफ याचिका भी दायर किया था इसको रोकने के लिए, लेकिन ऐसा चीज नहीं हुआ। 2004 से पूरे देश में चुनाव के दौरान जो है ईवीएम का इस्तेमाल किया गया, यानी 24 साल लग गया है और 24 साल से ईवीएम जो है हमारे वोटिंग प्रोसेस का एक तरह से हिस्सा बना हुआ है। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए 2004, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र की सरकार में हुआ करते थे, प्रधानमंत्री होते थे और काफी अच्छा गवर्नमेंट उनका चल रहा था, कामकाज चल रहा था। पूरे कॉन्फिडेंस में थे कि दूसरी बार चुना करके वही आएंगे, मतलब वही जीतेंगे। तो उस वक्त क्या हुआ कि इतने कॉन्फिडेंस में थे कि 5 साल का कार्यकाल भी सरकार का नहीं पूरा हुआ था। 2004 में उन्होंने कहा कि हम पहले ही इलेक्शन करा लेंगे, तो 6 महीना पहले ही उन्होंने चुनाव करा लिया था। इंडिया साइनिंग का नारा दिया था उन्होंने, लेकिन ये दाव उल्टा पड़ गया, ओवर कॉन्फिडेंस साबित हुआ और वहां पर जो है एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए। जब ये चुनाव हार गए और ये पहली बार रहा कि ईवीएम का इस्तेमाल पूरे देश में किया गया था 2004 के लोकसभा चुनाव से। जब यहाँ पर चुनाव हार जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी और उस वक्त जो है ईवीएम की शुरुआत हुई और कहा गया वाजपेयी तो चुनाव हारने वाले थे नहीं, चूंकि बहुत अच्छी स्थिति में थे, तब जाकर के पहली बार ईवीएम पर प्रश्न उठा। यानी कि पहली बार ही 2004 में पूरे देश में ईवीएम से चुनाव होता है और पहली बार ही ईवीएम जो है शक के दायरे में आ गया और शक के दायरे में लाने वाले कोई और नहीं थे। ईवीएम पर सबसे पहली बार किसी ने अगर उंगली उठाई थी तो वह बीजेपी के ही लीडर थे, कद्दावर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी थे। 2004 में उन्होंने ये चीज कहा था कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए था। पूरी बीजेपी पार्टी जो है उस वक्त ईवीएम के विरोध में हुआ करती थी। सड़कों पर खूब प्रदर्शन हुआ कि यहाँ पर ईवीएम से चुनाव ना कराया जाए, ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इसमें छेड़खानी की जा सकती है और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, जो कि आज बीजेपी जो है ईवीएम के समर्थन में कहीं न कहीं खड़ी रहती है। तो वो चीजें वहीं से है। आज विपक्षी पार्टियां जो है वह ईवीएम के विरोध में रहती है, जो उस वक्त की कांग्रेस पार्टी थी वो ईवीएम के सपोर्ट में रहती थी। तो कई बार ये लगता है कि ये मामला ईवीएम का है नहीं, दरअसल ये कहीं न कहीं हार जीत का मामला है। जो भी हार जाता है वह ईवीएम को बेचारे को कटघरे में खड़ा कर देता है। ईवीएम को बनाने वाली कंपनी की अगर बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि बेंगलुरु की है और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि हैदराबाद की है, ये दोनों मिलकर के इस पर काम करती है। अब देखिए कुल मिलाकर के मामला यह है कि एलन मस्क ने जो मुद्दा उठाया है और चूंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर मुद्दा हो गया है, भारत निश्चित तौर पर टारगेट पर रहेगा, लेकिन यहाँ इलेक्शन खत्म हो गया है। लेकिन हाँ, एक बात तो ध्यान देना है, अगले साल और अगले 2-3 सालों में कुछ महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो ये देखना होगा क्योंकि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है, वहीं 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है, झारखंड में है, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में है, हरियाणा में है। तो देखना होगा कि इन अहम राज्यों में फिर क्या होता है, ईवीएम के साथ चुनाव होता है या बैलेट पेपर से होता है चुनाव, या आप ये बताइए मुझे कि क्या वाकई ईवीएम को हैक किया जा सकता है? क्या ईवीएम को चलाने के लिए जिस तरह से कहा गया ओटीपी की बात की गई, तो क्या इस तरह से कुछ किया जा सकता है? चुनाव आयोग ने का कहना है कि भाई वायरलेस है, इंटरनेट का यूज ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या जरूरत है इन सब चीजों की, ऐसे हैक नहीं किया जा सकता है। एलन मस्क ने जो कहा है, आपको क्या लगता है एलन मस्क के बातों में कितना दम है? भारत में तो ईवीएम से चुनाव हो गया है, अमेरिका में अभी चुनाव प्रेसिडेंट का होना है, तो क्या लगता है क्या वहां ईवीएम से चुनाव होगा या बैलेट पेपर से? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। किसी और मुद्दे पर लेक्चर चाहिए तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर अपनी विचारों से अवगत कराएं। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।